Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to learn a new lesson of class 11th English. The name of the chapter is The Ailing Planet, the Green Movement's Role. And this was written by Nani Palkhiwala, and this was written in 1994. So whatever the facts we will learn through this lesson, you will have to consider that they were from 1994. So all the changes which have been coming from then onwards will be disaster. So here the name of the chapter is Ailing and Planet. So ailing means something which is sick. So planet Earth is sick, on which we are living. So what is the role of green movement to keep our planet healthy? What was the role of green movement which was run by the people? This all we will be covering through this chapter. So let us begin. See, the following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have रेलेवेंस. सो ये जो लिखा गया था वो 24 नवंबर 1994 को लिखा गया था, और इसमें जो भी डिक्लाइनिंग मीन्स होते हैं गिरते जाना, कमज़ोर होते जाना, जो हेल्थ है, जो हमारी अर्थ की हेल्थ है, जो प्लैनेट की, वो डिक्लाइन होती जा रही है, उसको इसमें कवर किया गया है. One cannot recall any movement in the world's history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. तो हम उसको रिकॉल नहीं कर सकते, दोबारा से याद नहीं कर सकते ऐसे किसी भी मूवमेंट को हिस्ट्री में जिसने कितनी अच्छी ग्रिप बनाई हो, जो हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है और इसने सबको लिया है. सो दिस इज नॉट फॉर एनी वन स्पेसिफिक कंट्री, दैट इट हैज़ बीन टेकन, द मूवमेंट हैज़ बीन टेकन थ्रू द इंटायर ह्यूमन रेस. तो ग्लोब पर, इस अर्थ पर जो भी रहता है, ये सबका मूवमेंट है. तो ये पहला मूवमेंट है जो किसी कंट्री, किसी रिलीजन, किसी कास्ट पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये इंटायर ह्यूमन रेस को ध्यान में रखकर चलाया गया है. एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो. तो ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 25 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था, और इसका नाम क्या था? ग्रीन मूवमेंट. तो इस पैराग्राफ में राइटर बताता है कि जो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो पूरी मानव जाति में इतना बड़ा कोई मूवमेंट नहीं हुआ जितना बड़ा कि ग्रीन मूवमेंट हुआ था, जो अब से 25 साल पहले शुरू हुआ था. इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. तो 1972 था वो जब नेशन वाइड एक पार्टी बनाई गई थी, जो कहाँ बनी थी? न्यूजीलैंड में बनी थी. Since then the movement has not looked back. तो तब से it started from New Zealand and it spread all over the world and it has never looked back. तब से ये movement लगातार चल रहा है. We have shifted. One hopes. Irrevocably means होता है permanently from the mechanistic view to a holistic and ecological view. तो हम शिफ्ट कर गए हैं, अपनी होप्स को शिफ्ट कर लिया है, परमानेंटली शिफ्ट कर लिया है. काहे से? अब हम चीज़ों को मैकेनिस्टिक व्यू में नहीं देखते, बल्कि हमारा एक होलिस्टिक मीन्स सर्वांगीण, सबका विकास सब साथ में रहकर हो, और इकोलॉजिकल व्यू का मतलब होता है पर्यावरण संबंधित व्यू, जिसमें हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर सकें ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवोल्यूशनरी एज दैट. तो ये इंसान की सोच में एक रिवोल्यूशन है, एक क्रांति है, जो ऐसी शिफ्ट पहले कभी देखने को नहीं मिली. तो इंसान जो है अब अपने इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना चाहता है, और ये बैलेंस किसी एक कंट्री में स्पेसिफाइड नहीं है, बल्कि पूरा ग्लोब इसमें साथ दे रहा है. इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun. तो ये किससे लिया गया था? कोपरनिकस एक राइटर था, वो साइंटिस्ट था, उसने 16th सेंचुरी में बताया कि अर्थ और दूसरे प्लैनेट जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. इसी ने किसे इंट्रोड्यूस किया था? ग्रीन मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया था. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो
पहली बार लोगों को पता चला कि अर्थ जो है वो कुछ डेड नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स। इनॉर्मस मीन्स वास्ट, वेरी बिग, बहुत बड़ी है, जिसके हम हिस्से हैं। सो इट्स नॉट अ स्मॉल पीस और स्मॉल प्लैनेट, इट इज सो बिग एंड इट हैज लाइफ and it is organism which is living. It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. तो इसमें इसकी भी अपनी ज़रूरतें हैं और इसके भी अपने प्रोसेस हैं जिसको हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए और प्रिजर्व भी करना चाहिए। तो हमें ह्यूमन जो है वो रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करते हैं कि वो देखते ही नहीं कि वो यूज़ कर रहे हैं या मिसयूज़। तो राइटर हमसे कहता है कि अर्थ, जैसे हम सब लिविंग है वैसे भी अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमें क्या करना चाहिए, इसके रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये भी रिएक्ट करती है। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो अर्थ है उससे वाइटल साइन जो आ रहे हैं निकल कर, उससे पता चल रहा है कि अर्थ हैज़ बिकम अ पेशेंट विच हुज हेल्थ इज डिक्लाइनिंग डे बाई डे। अर्थ की हेल्थ जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटीज टू बी गुड स्टीवार्ड्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम एक अच्छे स्टीवार्ड यानी सुरक्षा करने वाले बने इस प्लैनेट की और रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी हो जाएं, क्योंकि ये हमें किसे हैंड ओवर करना है। वी आर नॉट गोइंग टू लिव ऑन दिस प्लैनेट अर्थ फॉर एवर, दिस हैज़ टू बी हैंडेड ओवर टू आवर फ्यूचर जनरेशन। व्हेन वी विल डाई, आवर फ्यूचर जनरेशंस विल बी यूज। सो वी शुड keep in mind that maximum usage of the resources should be done in such a way that we do not harm but we sustain them for coming generations. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. तो एक कॉन्सेप्ट आया था जिसका नाम क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। ये 1987 में आया था, जो किसने दिया था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट से निकाला गया था। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया। तो इसके रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है वो डिफाइन किया गया था। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generation to meet their ends. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि एक ऐसा डेवलपमेंट करो जिसमें आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन आप इस बात से कंप्रोमाइज़ मत करो कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो अपनी ज़रूरतें पूरी ना कर सकें। सो वी शुड यूज़ दैम, वी शुड नॉट मिस यूज़ दैम। सो दिस वॉज द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो वेन एवर यू यूज़ दैम, कीप इन माइंड दैट वी शुड नॉट हार्म दैम इन सच अ वे that there is nothing left for our future generation to survive on the planet. Without stripping the natural world of resources, future generations would need. तो हमें क्या करना है, इसमें से कुछ भी चीज़ें इस तरह से यूज़ नहीं करनी कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो उसको रिसोर्सेज उसको ना मिले। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads. तो ये हमें एक पिक्चर दिखाता है कि हम क्या कर रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज आवर मॉरल ड्यूटी एंड व्हाट वी आर डूइंग इन रिटर्न। तो लुसाका जाम्बिया में एक जू है जिसमें एक केज है जिसमें एक नोटिस लगा हुआ है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, और उस नोटिस पर लिखा हुआ है कि जो दुनिया का डेंजरस एनिमल है वो कौन है। Inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself. तो वहाँ पर क्या है, जब केज में झांकते हैं तो वहाँ पर कोई एनिमल नहीं है बल्कि एक मिरर रखा हुआ है जिसमें आप अपने आप को देखते हो। तो आइडिया है कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा इस प्लेनेट को हार्म करते हैं। सो वी नीड नॉट टू सेव इट, इट itself is saved. It was full of lush greenery and beauty around, but we are declining it for our needs. So we have to keep in our mind that we are the dangerous animals. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. तो अब हमें पता चला है, जो एफर्ट है हमारे बहुत सारे कंट्रीज से जो एजेंसीज ने दिए हैं
उससे एक नई अवेयरनेस सामने आई है. dawned upon me is opening up कि मोस्ट डेंजरस एनिमल वर्ल्ड में कौन है? इट इज नन अदर देन ह्यूमन बींग्स. He has realized the wisdom of shifting from a system based on dominating to one based on the partnership. तो उसने रियलाइज कर लिया है कि विजडम किस में है. आप उस सिस्टम पर शिफ्ट कर जाओ जिसमें हम उसके साथ डोमिनेशन ना करें बल्कि एक पार्टनर की तरह रहने लग जाएं. सो वी हैव टू रियलाइज दैट आवर अर्थ इज नॉट फॉर जस्ट यूज बट वी हैव टू बिकम द पार्टनर ऑफ इट. Otherwise, there will be left nothing for our future generation, and we also may not have a good resources, a good list of resources to survive. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. तो साइंटिस्ट ने कैटलॉग किया है, एक सूची बनाई है जिसमें कितने हैं? 1.4 मिलियन लिविंग स्पेशीज हैं जो शेयर करते हैं इस अर्थ को. सो एक्सक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स देयर आर मोर 1.4 मिलियन लिविंग स्पेशीज दैट आर लिविंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. Estimates vary widely as regards the still cataloged living species. क्योंकि हमने जो कैटलॉग कर लिए हैं, जिनके नाम रख दिए हैं, वो तो 1.4 मिलियन है, बट वी डोंट नो देयर आर मेनी मोर दैट वी हैव नॉट इवन catalogued them. They are still uncatalogued. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish. Languish means suffer. Unnamed in ignominious means shameful darkness. तो बायोलॉजिस्ट का कहना है कि अभी भी hundreds of millions there are many other living species that are suffering because we have not still given them any names and they are still living in the darkness. So it is shameful for us. तो राइटर कहता है कि अभी भी बायोलॉजिस्ट बहुत सारे ऐसे 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पेसीज हैं जिनको हम अभी भी नाम नहीं दे पाए हैं. वो भी इसी अर्थ प्लैनेट को शेयर करते हैं और ये हमारे लिए शेमफुल है कि हम उनका पता नहीं लगा पाए हैं. One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. The first Brand report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of the advancing desert, impoverished landscapes and ailing environment? तो एक अर्ली इंटरनेशनल कमीशन था जो कि उसमें हमारे एक इंडिया के भी मेंबर थे जिनका नाम मिस्टर L.K. झा है. वो उन्होंने एक बार पूछा कि क्या हम अपने सक्सेसर जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए एक स्कोर्च्ड मीन्स हीटेड, बिकॉज वी आर कटिंग डाउन ट्रीज वेरी फास्टर, सो दैट मीन्स देयर विल बी नो ट्री लेफ्ट एंड द प्लैनेट विल बिकम हॉट एंड इट विल बी स्कोर्चिंग. एडवांसिंग तो डिजर्ट रह जाएगा बिकॉज वाटर लेवल इज ऑल्सो डिक्रीजिंग डे बाई डे. इम्प्रोविस्ड लैंडस्केप्स, जो हमारी प्यारी प्यारी लैंडस्केप्स जो ग्रीनरी से भरी हुई हैं वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं और हम वहाँ क्या छोड़ जाएंगे? एक एलिंग यानी बीमार इन्वायरमेंट. तो क्या ये हम सब अपनी आने वाली जनरेशन के लिए करके जाने वाले हैं? सो दिस क्वेश्चन वॉज रेज्ड बाय मिस्टर L.K. झा, who was one of the members of international commissions, and he was raising a question to think over the deeds done by the human beings in return of the needs which he is fulfilling, and how he is declining the health of the earth, which is in return going to be a desert and an scorching planet at the end of the day. Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological systems are 4. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन हैं जिन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट. उन्होंने इसको अर्थ को 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स में बांटा है, जो कौन कौन से हैं? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स. एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल. तो वो बताते हैं कि ये फाउंडेशन है किसकी? हमारे ग्लोब की. अगर ये इंटरकनेक्टेड है, अगर ये नहीं, इनमें से एक भी नहीं होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एंड द अर्थ विल बिकम एलिंग.
इकोनॉमिक सिस्टम, तो ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को फॉर्म करते हैं. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स: फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स. In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. तो अगर हम देखें तो मिनरल और पेट्रोलियम को छोड़कर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम इन चार चीज़ों से नहीं लेते हैं. So everything which is available on the earth, the raw material is provided by these four foundations which are being told. These are the four biological foundations. In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. तो अब जब देखा जाए तो ह्यूमन जो है उसने इसको ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया है जहां पर इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है, इम्पेयर हो गई है. When this happens, अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या होगा? फिशरीज कोलैप्स, मछलियां समाप्त हो जाएंगी. फॉरेस्ट डिसअपियर, द वे वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज, we will find that forest also will disappear. Like we know that there were dinosaurs long ago, we never know that maybe coming generations will also think like there were tigers long ago. Maybe they will disappear because forests and their real homes are disappearing very soon, very fast. ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स. जो हमारे ग्रासलैंड थे वो कैसे होते जा रहे हैं? बैरन होते जा रहे हैं, बंजर. एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट. तो हम देखते हैं जो हमारी फसलें थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही हैं. इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे. तो हमारा जो वर्ल्ड है वो कैसा है? प्रोटीन कॉन्शियस है. इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन to keep himself fit and healthy, and he is a protein hungry world who is doing overfishing. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. कुछ जो पुअर कंट्रीज है उसमें लोग जंगलों को काट रहे हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें फायरवुड चाहिए कुकिंग के लिए. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. तो आप देखिए कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर फायरवुड इतनी महंगी है कि जिसमें वो पॉट में जो पक रहा होता है वो सस्ता होता है, जबकि पॉट के नीचे जो लकड़ियां जल रही होती हैं वो उससे महंगी होती हैं. सो नाउ वन कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ डिटीरियोरेटिंग ऑफ द forests we are unable to get enough wood and it has become costlier in return. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution. तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें कहा गया है कि वो पावर हाउस है एवोल्यूशन के, वो विकास के पावर हाउस है. इफ द ट्रीज वोंट बी देयर वी कैन नॉट इवन इमेजिन आवर सर्वाइवल. Several species of life face extinction as a result of its destruction. अगर हम पेड़ पौधों को डिस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत सारी ऐसी स्पेसीज हैं जिनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा, हम उन्हें दोबारा से नहीं देख पाएंगे. So students, we will be covering this much only in this part. We'll soon meet in second part to learn the rest chapter. So do not forget to subscribe the channel to be updated. Stay connected. Take care. Bye.